नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। द कश्मीर फाइल्स की टीम से मिले पीएम मोदी। फिल्म की तारीफ सुनकर मेकर्स हुए गदगद। ट्वीट कर कहा, फिल्म बनाकर गर्व है। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में फडणवीस के घर पहुंची मुंबई पुलिस। 2 घंटे हुई पूछताछ। बयान दर्ज करने के बाद बीजेपी नेताओं संघ की मीटिंग। 5 राज्यों में मिली चुनावी हार पर बेचैन हुई कांग्रेस। बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक। चुनावों में मिली हार पर की चर्चा। कहा, कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत। हिसाब किताब वाले बयान पर घिरे मुख्तार अंसारी के बेटे। विवादित बयान पर पुलिस ने कसा शिकंजा। बढ़ाई गई धाराएं। बंगाल में होने वाले उपचुनाव पर ममता बनर्जी ने खेला बड़ा दांव। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा और बाबुल सुप्रियो बालीगंज विधानसभा से होंगे टीएमसी के उम्मीदवार। सबसे पहले बात पीएम मोदी की द कश्मीर फाइल्स की तारीफ पर। कश्मीरी पंडितों की कहानी पर बनी द कश्मीर फिल्म 11 मार्च को रिलीज हो गई है और जनता का फिल्म को भरपूर प्यार मिल रहा है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन जब फिल्म की टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली और पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की, सराहना की और प्रोत्साहित किया, तो मेकर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। विवेक अग्निहोत्री और प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने ट्विटर पर पीएम मोदी का आभार जताया और तस्वीरें शेयर की। इसी के बाद से ट्विटर पर फैंस द कश्मीर फाइल्स के लिए जश्न मना रहे हैं और द कपिल शर्मा शो को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कपिल शर्मा ने फिल्म के प्रमोशन को ठुकरा दिया था। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी की तारीफ ने फिल्म का असली प्रमोशन किया है और कपिल शर्मा को करारा जवाब मिला। देखिए, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा ब्रांड तो कोई है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा पॉपुलर शख्स हिंदुस्तान में कोई है नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा क्रेडिबल नेता कोई हिंदुस्तान में तो है नहीं। ये कपिल शर्मा, ये क्या है? ये तो पिद्दी भी नहीं है। आप जिसके प्रचार प्रसार से जिसे आपने मना कर दिया, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रांड से उसने फिल्म की प्रमोशन करा ली। वो तस्वीर नहीं है, वो प्रमोशन का सबसे बड़ा तरीका है। और मैं आपको बता दूं, कई शहरों से इस तरह की तस्वीरें आ रही है जिसमें लोग बैंड बाजा, झंडे, भारत माता की जय, वंदे मातरम नारेबाजी करते हुए सिनेमा हॉल के अंदर जा रहे हैं। सिनेमा हॉल के अंदर भारत माता की जय, भारत माता की जय, इस तरह की नारेबाजी हो रही है। तो आप समझिए कि ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने ये सोच रखा था कि इनके पास थिएटर्स हैं, इनके पास बॉलीवुड माफिया इनके चंगुल में है। जो लोग अब तक बॉलीवुड के ऊपर अपना शिकंजा जमाए बैठे हुए थे, वो नहीं चाह रहे थे कि द कश्मीर फाइल्स सक्सेसफुल मूवी बने। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है, जितनी कमाई ये कर रहा है, ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स वो अपने उस फैसले पे कि कहाँ आपने इसको कह सकते हैं गलती कर बैठी, जिसकी वजह से ये कपिल शर्मा शो का बायकॉट होना, और भी जो हीरो हीरोइंस हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, जो साजिश में लगे हुए थे, इन सबको जनता सबक सिखाएगी। मूल बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान बदल गया है और हिंदुस्तान के सोचने का जो तरीका है वो भी बदल गया है। जनता जिसके साथ है, उस फिल्म को ये बॉलीवुड के गैंग वाले सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकते। अभी तो ये फिल्म की शुरुआत हुई है, अगले 2 महीने तक ये तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी। यही
बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ पीएम मोदी की तारीफ से फिल्म के मेकर्स फूले नहीं समा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अघाड़ी सरकार अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए फडणवीस पर कार्रवाई कर रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में मुंबई साइबर पुलिस की टीम देवेंद्र फडणवीस के मालाबार हिल्स के सरकारी बंगले पर पहुंची और 2 घंटे तक पूछताछ के बाद बयान दर्ज किया गया। ये मामला 1 साल पुराना है। मार्च 2021 में फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस विभाग की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल खड़े किए थे और पुलिस ट्रांसफर संबंधित कुछ सीक्रेट दस्तावेज केंद्रीय गृह सचिव को सौंपे थे। इसी मामले में अब तक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से पूछताछ की जा चुकी है। डॉक्टर साहब, फडणवीस का जो बयान दर्ज किया गया है, क्या ये महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई जो हो रही है एक बौखलाहट दिखाती है? देखिए, कल तो खबर ये आई थी कि साइबर सेल ने तलब किया था कि 11 बजे आ जाइए। इन्होंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। चूंकि ये राजनीति से प्रेरित है, सब कुछ है, इसलिए इमीडिएटली कोर्स करेक्शन किया गया। देवेंद्र फडणवीस वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के साइबर सेल थाने में पहुंचते तो लोग भी जमा होते, भीड़ भी होती, बवाल भी मचता, मीडिया में खबर आई गई होती कि देखिए किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री को पुलिस तंग कर रही है। पुलिस वाले ने इमीडिएटली कहा कि वह खुद ही घर आ जाएंगे, तो वो घर पे थे। 2 घंटे पूछताछ हुई। पूछताछ क्या हुई नहीं हुई उसके बारे में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि जो जो सवाल जवाब किए गए हमने बता दिया। मसला क्या है? मसला यह है कि इसी केस की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई। हाई कोर्ट के आदेश पे इसी केस की जांच सीबीआई कर रही है जी। और महाराष्ट्र सरकार अपना पैरेलल जांच कर रही है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इस केस की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। आप क्यों कर रहे हो? आप इसलिए कर रहे हो कि आपने शुरुआत में जांच का आदेश दिया और ये दबाव बनाने की कोशिश की गई परमवीर सिंह के ऊपर, रश्मि के ऊपर जी। और जब ये सब फेल हो रहा है, इससे कोई हाथ आ नहीं रहा, तो आपने इसी केस में कि जो केस सीआईडी की चीफ रश्मि शुक्ला ने किस तरीके से गृह मंत्री अनिल देशमुख और उसके स्टाफ ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसे का लेन देन कर रहे थे, वो जो रिपोर्ट सीआईडी डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया था, उसके ही बारे में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और अब देवेंद्र फडणवीस के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अवहेलना की है। ये कोई टॉप सीक्रेट था, आपने पब्लिक कर दिया। ये नहीं कह रही है कि भाई ऐसा कुछ चल रहा था गृह मंत्री के अंदर, मंत्रालय के अंदर, तो जो इस तरह के काम करने वाले हैं उसको हम पनिश करेंगे। पनिशमेंट किसी का हुआ नहीं, सस्पेंड कोई हुआ नहीं, गिरफ्तार कोई हुआ नहीं, और जो विसल ब्लोअर है जिसने इस खबर को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उसके ऊपर ही आप आरोप लगा रहे हैं। कोई कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही कहानी चल रही है वहां। जी डॉक्टर साहब, अघाड़ी सरकार में कुर्सी की जद्दोजहद चल रही है, तो वहीं अघाड़ी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी अपनी करारी हार की वजह से बेचैन हो उठी है, जिसके बाद मंथन के लिए कई बड़े नेता, G23 नेता भी पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की, जिसमें चुनावी हार के कारणों पर चर्चा की गई। शशि थरूर ने कहा कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है, साथ ही एक बड़ी बात भी कही गई। कांग्रेस ने कहा जिस आजादी को हासिल किया था देश के साथ मिलकर, उसी आजादी को बचाएंगे हम देश के साथ मिलकर। मीटिंग से पहले इस बात की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस आलाकमान अपने पद से इस्तीफा दे सकती है, लेकिन इस बात को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से नकार दिया है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की बौखलाहट हार की जो है 5 राज्यों में वो दिख रही है और आजादी की बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो अपनी हार से कोई सीख नहीं लेती।
लगातार हार के ऊपर हार, हार के ऊपर हार। अभी 5 राज्यों में टेक्निकली अगर नॉर्मल राजनीति राहुल गांधी ने की होती तो उत्तराखंड आपको जीतना ही जीतना था, गोवा जीतना ही जीतना था। अगर आपने पंजाब में बेवकूफ़ी नहीं की होती, कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं हटाया होता, तो पंजाब भी आप जीत रहे थे। मणिपुर में भी आप बिल्कुल 3rd 4th पोजीशन की पार्टी बन गए। वहां पे तो कांग्रेस पार्टी के लिए पूरा रास्ता साफ था। यूपी में डिजास्टर, 2% वोट। प्रियंका वाड्रा का पूरा आपने करियर जो है दांव पे लगा दिया और सिर्फ 2% वोट, 2 सीटें। कुछ उम्मीदवारों को छोड़ दें तो सबके सब जमानत जब्त। तो इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी ने जरूर कुछ ऐसा काम किया होगा कि जिसकी वजह से जनता ने इस तरह से नकार दिया। अब ये लोग तो बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, तो ज्ञानी लोग होंगे तो वहां पे चर्चा दूसरी किस्म की होगी कि भाई कांग्रेस पार्टी में नया अध्यक्ष होना चाहिए। किसी ने खबर फैला दी ये तीनों इस्तीफा देने वाले हैं। ये खबरें फैलाई जाती है, कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, खबर फैला दी गई कि भाई इस्तीफा देंगे। आ गए सब कांग्रेसी, अंदर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है, बाहर जो है वो नारेबाजी हो रही है, लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दो, राहुल गांधी। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वहां कोई बाहर से या किसी के पास वो शक्ति का ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब वजह हार की क्या है तो किसी की हिम्मत नहीं बताने की। हार की सबसे बड़ी वजह है चुनाव से ठीक पहले हिंदुओं को गाली दोगे, हिंदूवादियों को गाली दोगे, हिंदुत्व को गाली दोगे। चुनाव से ठीक पहले ये भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले, हमें चाहिए आज़ादी, आर्मी कश्मीर के अंदर रेप करती है। कन्हैया कुमार को तुम पार्टी में लोगे और देश की जनता तुमको वोट करेगी। मन ये तो कोई मूर्ख भी नहीं सोच सकता कि आप हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की आत्मा, हिंदुत्व को आप गालियां दें, वो आपको वोट मिलेगा। आप आर्मी को गाली दें, कहीं भाई हिंदुस्तान की आर्मी रेपिस्ट है, ऐसे कहने वालों को आप पार्टी के अंदर बिठाएं, आपको वोट मिलेगा। अरविंद केजरीवाल क्यों जीत गया? अरविंद केजरीवाल सारी शैतानियां करता है, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता। वो जानता है कि जितना आप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाएंगे, प्रधानमंत्री उतने मजबूत होते चले जाएंगे और आपकी जो है आपका वोट कटने लग जाएगा। यह है साख पीएम नरेंद्र मोदी की। और ये आदमी राहुल गांधी, ये सवेरे उठता है प्रधानमंत्री के ऊपर ही कुछ न कुछ बोल देता है। तो ये अकल के मारों को कौन समझाए और कांग्रेस पार्टी के गुलामों को कौन बताए कि ये पार्टी सुधरने वाली नहीं है। Until unless you change your approach toward politics, आपको समाज से कोई लेना देना नहीं है। जो जन भावना है उससे आप बिल्कुल अलग हैं। हवा में आप उड़ रहे हैं, आपको तमाशा लग रहा है। उन्नाव पहुंच गए मुंह उठा करके, बहुत बड़ा इशू मिल गया योगी के खिलाफ, उन्नाव की सारी सीटें बीजेपी ले गई। पहुंच गई मैडम प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी अपने से गाड़ी चलाते हुए हाथरस, सारी सीटें हाथरस की बीजेपी ले गई। चले गए लखीमपुर खीरी तमाशा करने, लखीमपुर खीरी की सारी सीटें बीजेपी ले गई। भाई तुम्हारे पल्ले क्या पड़ा? आप जिन चीजों के ऊपर हल्ला मचाते रह गए, वहां के लोगों ने ही आपको रिजेक्ट कर दिया। तो कौन समझाए इनको? मुझे याद है ये दलाल पत्रकार लोगों का जो पूरा जत्था है, जब अयोध्या का मामला शुरू था,
91 के बाद से ये सब तमाम पूरा तंबू बम्बू लेकर के पहुंच जाते थे अयोध्या। अयोध्या में क्या चाहिए आपको, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सब कहते थे कि हाँ भाई हमको विकास चाहिए। तो ज्ञान देते थे कि देखिए अयोध्या के लोग जो है विकास चाहते हैं, उनको मंदिर नहीं चाहिए। तो ये कहते थे कि भाई ये मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी है बीजेपी की। अभी इन दलालों में से कोई कहेगा कि वेदर इट इज़ उन्नाव, वेदर इट इज़ हाथरस और फिर लखीमपुर खीरी, ये मुद्दे लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं थे। आप हवा में लाठी भांजिएगा तो उससे कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए कांग्रेस पार्टी है, यह हारेगी। इन्होंने कसम खा लिया है कि हमें कुछ सीखना नहीं है, हम परम ज्ञानी हैं। राहुल बाबा जो बोलेंगे हम पीछे पीछे चलेंगे, उसी का नुकसान ये भुगत रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, चुनाव तो खत्म हो गए लेकिन उसका असर सभी पार्टियों पर दिखाई दे रहा है। कहीं इस्तीफा तो कहीं मुकदमा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस से हिसाब किताब वाला धमकी भरा बयान दिया था। अब्बास ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद अधिकारियों का तबादला होने से पहले पिछली सरकार में अपने काम का हिसाब देना होगा, जो अब उन पर भारी पड़ने वाला है। अब्बास पर 4 मुकदमे चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दर्ज करके इसमें विवेचना शुरू कर दी गई है। लखनऊ में 2 और गाजीपुर में पहले से ही 1 केस दर्ज है, लेकिन अब्बास के खिलाफ कुछ और धाराएं भी लगाई गई हैं। 5 मार्च को 4 और धाराएं बढ़ाई गई। इससे पहले 4 मार्च को पुलिस ने आईपीसी की 2 धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया था। डॉक्टर साहब, हिसाब किताब जो होने वाला था, अब किसका होगा? हिसाब किताब शुरू हो गया, हिसाब किताब शुरू हो गया। और जो जिन लोगों को इन्होंने कहा था कि जो पुलिस वाले और अधिकारी 6 महीने तक नहीं जाएंगे, और सरकार ने कह दिया कि भाई 6 महीने तक क्या, अगले 6 साल तक यहीं रहेंगे और हिसाब किताब करते रहेंगे। अभी जो चार्जेस लगे हैं और जो हमारे पास जानकारी है, बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे और तमाम बुलडोजर भी तैयार हो रहे हैं। योगी जी ने सारी व्यवस्था कर दी है। इलेक्शंस में किस किस लोगों ने क्या क्या किया, सबका हिसाब किताब हो रहा है। एक और इसी तरह का मुस्लिम लीडर समाजवादी पार्टी का ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका। उसने धमकी दी थी, उल्टी पुल्टी बातें कही थी। तो भाई इलेक्शन के अंदर आप उद्दंडता करोगे और हार जाओगे तो बचने का तो कोई जगह है, देंगे नहीं योगी आदित्यनाथ। आपने क्या समझ लिया, मनमोहन सिंह है ये जो सरकार ये लोग बनाते हैं, ये कोई पिछले दरवाजे से ब्लैकमेलिंग के जरिए आते हैं क्या? बुलडोजर से घर गिराते हैं और कहते हैं कि बुलडोजर के नाम पे वोट दो। मंदिर बनाते हैं और कहते हैं भाई मंदिर के नाम पे वोट दो। जो काम ये करते हैं उस पे डंक की चोट पे लोगों से वोट मांगते हैं। और ये पॉलिटिक्स इन लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री से मिले हैं। बहुत सारे जो डेडवुड थे, जो लोग पीछे से कॉन्स्पिरेसी करने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के ही, बहुत सारे पुराने मंत्री, 11 मंत्री हार चुके। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य साहब का भी काम लग गया। अब सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो बहुत सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए थे, आपको याद है। तो सबको साइडलाइन किया जाएगा। और आज योगी आदित्यनाथ अपने सीनियर कुलीग्स से, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, इन लोगों से विचार विमर्श करके नई कैबिनेट बनाएंगे। और शपथ ग्रहण के बाद बुलडोजर भी चलेगा। और ये अंसारी हो कि खान हो या आजम हो या मुख्तार हो, ये सारे लोग, इन लोगों का हिसाब किताब होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, खैर हिसाब किताब करने की बात तो ममता बनर्जी भी अक्सर करती रहती हैं और इस बार उनका हिसाब किताब कुछ और अलग नजर आ रहा है। बंगाल की आसनसोल संसदीय सीट और बालीगंज विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होंगे, जिसके नतीजे 16 अप्रैल को आएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान शनिवार को किया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेल दिया और ट्वीट करके नए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। फिल्म स्टार शत्रुघ्न
शत्रुघ्न सिन्हा को ममता बनर्जी ने आसनसोल लोकसभा सीट और बाबुल सुप्रियो को बालीगंज विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। पिछले साल बाबुल सुप्रियो ने अपनी लोकसभा सीट से आसनसोल से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी अब कौन सा खेला करने वाली हैं? खेला तो हो गया, बाबुल सुप्रियो ये जो सिंगर है इसके साथ ही खेला हो गया। चौबे गए छब्बे बनने और बन गए दुबे। सांसद थे आसनसोल के, चले गए तृणमूल में, अब उनको बॉलीगंज में कहा जा रहा है भाई चुनाव लड़ो, विधानसभा एमएलए बनो। और जो उसकी सीट थी वहां एक आउटसाइडर बिहारी बाबू को उठा के लाई ममता। अब एक बिहारी बाबू को वहां से उठा के ले आई तो दूसरे नाराज हो गए बहुत सारे। ये जो पवन वर्मा हैं, ये यशवंत सिन्हा हैं, ये कीर्ति आज़ाद हैं, कई सारे लोगों को उठा के लाई थी। सब नाराज हो गए, सब नाराज हो गए। अब चुनाव होगा, शत्रुघ्न सिन्हा अब बंगाली बाबू बनेंगे बिहारी बाबू से। बिहार में जहां से वो लगातार जब भारतीय जनता पार्टी में थे, हर चुनाव वो जीतते थे पटना से। पिछली बार इनको लगा कि भाई वो तो अपने बदौलत जीतते हैं, पिछली बार वो हार गए, इनका पत्ता साफ हो गया। मंत्री बनना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी के फर्स्ट टर्म में, मंत्री बनाया नहीं गया तो वो उन्होंने उठा लिया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देनी है। तो अब ममता बनर्जी के पास गई हैं। अब आसनसोल में चुनाव होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा वह स्थिति वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ से खराब किया है। जिस हिसाब से चुनाव के बाद तृणमूल के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा है, चुन चुन के प्रताड़ित किया है, और कई सारे बीजेपी समर्थक के घरों की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जिस तरीके से घरों को जलाया गया, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और केंद्र सरकार मुंह ताकती रही, चुप रही। जिस तरीके से ये तांडव होने दिया गया जिहादियों के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े होंगे बंगाल में या नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ किसको खड़ा करती है, ये आने वाले समय में मालूम चलेगा। लेकिन राजनीति है, ज़्यादा अक्लमंदी हमेशा डिजास्टर लेकर के आती है। तो ये डिजास्टर झेल रहे हैं अभी बाबुल सुप्रियो, और आगे डिजास्टर होगा शत्रुघ्न सिन्हा के लिए। यानी कि बाद में रोएंगे कि ममता दीदी ने उन्हीं के साथ खेला कर दिया। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।